सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर इंडिया जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर जो है हम क्लास नंबर 20 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैं 90 क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आपने सीक्वेंस वाइज सारी सीरीज जो है देखी होगी मेरे भाई। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो और वीडियो को शेयर किया करो। और यकीन मानिएगा वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। हर लाइन में बहुत सारे फैक्ट्स जो है इसके अंदर छुपे हुए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो जो भी बच्चा सीरियस है 2026 HSSC के लिए उसको लिए ये कंप्लीट वीडियो देखना बेहद जरूरी है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर बोला गया है भारतीय संविधान के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। तो कानून के समक्ष समानता, तो बिल्कुल ये तो हमारा जो है मौलिक अधिकार है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ऐसे ही अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, तो ये चीज जो है गलत हो जाएगी, बल्कि ये चीज सही होनी चाहिए। ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मूल अधिकार नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये जो है शिक्षण संस्थान पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाता है, बल्कि ये जो है शिक्षण संस्थान बनाने का जो है अधिकार देता है। कौन सा अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 जो है ये अधिकार देता है मेरे भाई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। धर्म की स्वतंत्रता अधिकार दिया गया है, तो ये कहां से कहां तक है, तो ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिए गए। और भाषण देने की स्वतंत्रता कहां पर मिलेगी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में मिलेगी आपको। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के अंदर जो है आपको भाषण देने की स्वतंत्रता मिल जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है ना, संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सभी अल्पसंख्यकों धार्मिक या भाषाई आधार पर अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रतिबंध लगाता है, प्रतिबंध नहीं लगाता है भाई। ठीक है, यही जो है मूल अधिकार नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना, मौलिक अधिकार के रूप में इसकी अनुमति और सुरक्षा देता है, इसीलिए प्रतिबंध लगाना एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि उसका जो है उल्लंघन है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। मतलब दो प्रकार के अधिकार है, आप सभी जानते हैं। मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में दिए गए हैं, 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। यूएसए से हमने इनको ग्रहण किया है और आप क्या याद रखेंगे, भाग 3 के अंतर्गत जो है ये इंक्लूड किए गए मेरे भाई। ठीक है, ये बात सभी को पता है, आई नो आप सभी को पता है। अब इसके अंदर जो है कुछ जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, भारत के नागरिकों को प्राप्त। ठीक है, ऐसे अनुच्छेद हैं, ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी कि भारत के नागरिकों को तो प्राप्त है ही, साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, विदेशी अरे यार, विदेशी नागरिकों को प्राप्त। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद है ये मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल चीज यहां पर नहीं है। ठीक है, तो भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, तो यहां पे आप याद रखेंगे अनुच्छेद 15 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, अनुच्छेद 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 16 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा और अनुच्छेद 29 हो जाएगा। तो ये जो अधिकार है ना, अनुच्छेद 15 में दिया गया है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है और अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ये जो 4 मौलिक अधिकार है ना, यानी कि ये जो अनुच्छेद है इसके अंदर 29 और 30 भी होएगा भाई। ठीक है ना, 29 और 30 इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए ना, वो केवल और केवल किसको प्राप्त है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भारत के अलावा जो है वो विदेशी नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है। अब यहां पर जो अनुच्छेद 15 है ये किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो है भेदभाव को प्रतिषेध करता है, मतलब रोक लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी में जो है अवसर की समानता। अब हमारे देश में सरकारी नौकरी भारत के ही नागरिकों को नहीं मिल रही है, भारत के ही बच्चों को नहीं मिल रही है, विदेशों को कहां से मिलेगी, विदेशियों को कहां से मिलेगी। अनुच्छेद 19 क्या कहता है,
अनुच्छेद 19 कहता है भाई, आप सभी जानते हैं 6 स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत दी गई है, और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है ना, वो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत दिए गए हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, इनको आप पढ़ लेना। विशेष अधिकार के बारे में यहाँ पे लिखा गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद 29 और 30, और यहाँ पे मैंने वो अधिकार लिख दिए गए हैं जो है विदेशियों मतलब भारत के नागरिकों के साथ साथ जो है विदेशियों को भी प्राप्त है मेरे भाई, ठीक है। 5 अधिकार ऐसे हैं जो भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। 5 अधिकार ऐसे हो जाएंगे। 5 अधिकार कौन कौन से हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे भाई, यहां पे लिख देता हूं। 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 30 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये 5 हो गए। अब ऐसे अधिकार कितने हैं जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, तो विदेशी अधिकार को देखो 14वां अनुच्छेद प्राप्त है, ठीक है। 20वां हो गया, 21वां हो गया, यहाँ पे देख लेना 14वां, 20वां, 21वां, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये कंटिन्यूटी है भाई, याद रखना, ठीक है। 14 बस आपको याद रखना है, बाकी सारा 20 से लेके 28 तक जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए ना, वो सारे भारत के नागरिकों को तो प्राप्त है ही, साथ में विदेशियों को भी प्राप्त है। और भारत के नागरिकों को, सिर्फ भारत के नागरिकों को जो अनुच्छेद प्राप्त है, यानी कि जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो 15 और 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 और 30 हो जाएगा। ऐसे चीजें जो है आप याद रख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि परमिएबल की बात कर रहा है, इनमें से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। तो भारत की जो संविधान की उद्देशिका है, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया। किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, विचार की स्वतंत्रता का वर्णन तो किया गया है, विश्वास की स्वतंत्रता का वर्णन भी किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप सभी जानते हैं किया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता का जो वर्णन है ना, वो उद्देशिका के अंतर्गत नहीं किया गया, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का जो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भाई, ठीक है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, विचारों की स्वतंत्रता दी गई है, विचार। सेकंड कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरी कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, विश्वास, बिलीफ की स्वतंत्रता दी गई है। चौथी कौन सी दी गई है, धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि फेथ की स्वतंत्र, माफ कीजिए, हाँ धर्म आ जाएगा ना, फेथ की स्वतंत्रता दी गई है। 5वां किसकी स्वतंत्रता दी गई है, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। उपासना यानी कि वर्शिप की जो है स्वतंत्रता यहां पर दी गई है। ये 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता आपको कहां पर मिलेगी, उद्देशिका के अंतर्गत मिलेगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता जो है ये आपको उद्देशिका के अंतर्गत नहीं मिलेगी। नीचे से कंप्लीट जो है आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो भाषण और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप सभी जानते हैं ये किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आती है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने विचारों को बोलकर जो है या फिर लिखकर किसी माध्यम से जो है आप प्रकट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। इतना यहां पर बताया गया है। हड़ताल करने का अधिकार, मौन रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार या फिर प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हड़ताल करने का जो अधिकार है ना, ये जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है। राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। यहां से पढ़ लेना, अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या अन्य किसी माध्यम से जो है प्रकट करना शामिल किया गया है। यहाँ पे हड़ताल का अधिकार के बारे में क्या लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हड़ताल करना मतलब जो आप देखते हो ना, हड़ताल कर देता है कोई भी कंपनी वाले, हड़ताल कर देते हैं, एक मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक विधिक या कानून अधिकार हो सकता है जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत जो है नियमित किया जाता है, लेकिन यह अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत क्या बोला गया, वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। पिछली वीडियो में मैं डिटेल से बता के आया हूं, ठीक है। इसका संविधान संशोधन मैंने बताया था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, मैंने ये बताया था। स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई थी, एवरीथिंग डिटेल, इसका स्ट्रक्चर जो है मैं यहां पर बता चुका हूं आपकी पिछली वीडियो में। इसीलिए बोलता हूं हर वीडियो आपको देखनी बेहद जरूरी है। हर वीडियोज एक दूसरे से कनेक्टेड है, जरूरी नहीं है मैं हर वीडियो को कंप्लीट बना सकूं, यानी कि एक क्वेश्चन में जो है सारी जानकारी दे सकूं। इसीलिए आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। संपत्ति के अधिकार की बात करूं तो सबसे पहले ये क्या होता था, मौलिक अधिकार होता था मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होता था, ये एक मौलिक अधिकार होता था। लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ था मेरे भाई, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1978 हुआ था। इस समय जो है ये जो मौलिक अधिकार होता था ना, कौन सा मौलिक अधिकार होता था, संपत्ति का अधिकार होता था। इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से निकालकर कौन सी कैटेगरी में डाल दिया था, कानूनी अधिकार की कैटेगरी में डाल दिया था मेरे भाई, ठीक है। कानूनी अधिकार की कैटेगरी में डाल दिया था। और आपसे अनुच्छेद पूछे तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अब ये है, तो 300A के अंतर्गत जो है अब ये अनुच्छेद कानूनी अधिकार बन चुका है। यानी कि राइट ऑप्शन जो है अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां से पढ़ लेना 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार की सूची से जो है इसको हटा दिया गया था। अनुच्छेद 300A में जो है अब इसको भाग जो है 12 के अंतर्गत जो है कानूनी विधिक अधिकार के रूप में जो है रखा गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आप याद रखना। और अर्थ का मतलब है, इसका मतलब है यानी कि कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार का क्या मतलब है, अब सरकार कानून बनाकर किसी व्यक्ति की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और इसके उल्लंघन पर नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता मेरे भाई। ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मौलिक अधिकार में तो आप पता है कोई भी आपका मौलिक अधिकार हनन हुआ तो आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था। तो भारत में शिक्षा का जो अधिकार है यह पूर्ण रूप से जो है भारत में कब लागू हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कब लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2010 में 1 अप्रैल 2010 को जो है भारत में शिक्षा के अधिकार को जो है पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था मेरे भाई, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहती है, तो सारी चीजें बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के जो है रिगार्डिंग मैंने लिखी है, एनसीईआरटी से संबंधित सारी चीजें लिखी है, इसीलिए आपको सारी चीजें पढ़नी बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके द्वारा शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। अधिनियम और लागू होना, इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया था, जो पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया था मेरे भाई, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को पूरे रूप से जो है भारत में यह लागू हो गया था। मुख्य प्रावधान क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो है सुनिश्चित करता है मेरे भाई। हर लाइन से फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहा है, हर लाइन से आज तक जो है एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है, चाहे आप एसएससी का क्वेश्चन पेपर देख लेना, रेलवे का देख लेना, या इवन एचएसएससी का देख लेना। एचएसएससी में भी यहाँ से हर लाइन से जो है आपको क्वेश्चन पूछा हुआ मिल जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे ये मुख्य प्रावधान क्या करता है, अनुच्छेद 21A है ना, कहाँ गया ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ ना, अनुच्छेद 21A क्या प्रावधान करता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए ये मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का जो है सुनिश्चित करती है। अब आप मुझे ये बताना 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा सुनिश्चित कौन सा अनुच्छेद करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे भाई। समझ गए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो नागरिक समानता का जो है वास्तविक अर्थ क्या होता है, आप सभी जानते हैं। नागरिक समानता का मतलब होता है कानून के समक्ष जो है सभी आदमी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो उच्च जाति से हो, नीच जाति से हो, किसी से भी बिलोंग करता हो, कानून के जो समक्ष होगा ना, कानून के आगे जो है सारे आदमी, सारे व्यक्ति जो है समान होंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। समझ गए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष जो है समानता हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। और ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है।
अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है, यानी कि नागरिक समानता का जो अधिकार संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां से आप पढ़ लेना, नागरिक समानता के बारे में पढ़ लेना, विशेषाधिकार का अभाव पढ़ लेना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी बेहद जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इनमें से कौन तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो इन चारों ऑप्शनों में से सुप्रीम कोर्ट हो गया, संसद हो गया, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं हो गया। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है या फिर संस्था है जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इनमें से कौन सा तर्कसंगत प्रतिबंध लगा सकता है? तर्कसंगत यानी कि वैलिड होनी चाहिए चीज, अगर वैलिड है ना तो प्रतिबंध लगाया भी जा सकता है। तो कौन हो जाएगा? राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संसद जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संसद की शक्ति क्या कहती है? मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है? सीमित है, यानी कि लिमिटेशन है, लिमिटेड है हमारे मौलिक अधिकार। संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर इन अधिकारों पर तर्कसंगत जो है प्रतिबंध लगा सकती है। प्रतिबंध के आधार, प्रतिबंध का आधार क्या हो सकती है? यानी कि मौलिक अधिकार पर जब संसद प्रतिबंध लगाएगी तो उसका आधार क्या हो सकता है? किस किस चीजों पर जो है वो प्रतिबंध लगा सकती है, किन किन कारणों को देखकर प्रतिबंध लगा सकती है? तो ये देखो, ये प्रतिबंध देश की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता जैसे अपराधों पर लगाए जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास होती है तो जो है संसद जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है मेरे भाई, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(6) में जो है वर्णन किया गया है मेरे भाई, ठीक है। ये लाइन पढ़ लेना। न्यायिक समीक्षा क्या कहती है? संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंध तर्क संगत है या नहीं, इसकी जांच करने की शक्ति जो है न्यायपालिका के पास होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ये समझिएगा, जो हमारी संसद है ना वो प्रतिबंध तो लगा सकती है, लेकिन जो फाइनल जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी जो जांच होगी वो कौन करेगा? वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अगर ये वैलिड हुआ तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा ना भाई इसके अंदर जो है वैलिड नहीं है, कहीं ना कहीं जो है मिसबिहेव हो रहा है, या फिर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो जो है वो उसको जो है अनवैलिड भी कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना, न्यायिक समीक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। यहाँ पे देखो कौन करता है, इसकी जांच जो है न्यायपालिका के पास है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया संविधान के भाग 3 में, तो आप सभी जानते हैं संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से जो है हमारा ये भाग 3, मौलिक अधिकार से जो है हमारा भाग 3 संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे क्या बोला गया? भाग 3 में दी गई धर्म की स्वतंत्रता की प्रकृति किस प्रकार की है? तो आप सभी जानते हैं धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस अनुच्छेद से अनुच्छेद के बीच में दी गई है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो है हमारी धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दी गई है। तो जो धर्म की स्वतंत्रता है उसकी प्रकृति कैसी है? मतलब धर्म की जो स्वतंत्रता है उसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक है, सकारात्मक है, या फिर उपयुक्त दोनों है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो धर्म की स्वतंत्रता की प्रकृति दी गई है वो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, यानी कि दोनों हो जाएगी, नेगेटिविटी भी हो जाएगी और पॉजिटिव भी हो जाएगी। आइए डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दी गई है, और इनकी प्रकृति की बात करूं तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों का मिश्रण है। अब कैसे है? नकारात्मक कैसे है? यहां पे देखो, यह राज्य को किसी भी व्यक्ति पर कोई विशेष धर्म थोपने या धर्म के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। सकारात्मक की बात करूं तो यह राज्य को अनुमति देता है कि वह सामाजिक सुधार के लिए, जैसे छुआछात का अंत या मंदिर सभा के लिए खोलना, सभी के लिए खोलना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सके। साथ ही राज्य अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए सहायता भी दे सके। ये इसका जो है पॉजिटिव रूप हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई? आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई होगी। पश्चिमी बनाम भारतीय मॉडल, ठीक है। पश्चिमी बनाम भारतीय मॉडल की बात करूं तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि अमेरिका कौन सा देश है? पश्चिमी देश है, ठीक है। हम कहां पर हैं? पूर्व के अंदर, पूर्व डायरेक्शन में हम आते हैं। मुख्य रूप से नकारात्मक है, ठीक है। अमेरिका की जो धार्मिक मॉडल है ना वो नकारात्मकता है मेरे भाई, ठीक है। राज्य और धर्म का पूर्ण अलगाव है, जबकि भारतीय मॉडल में राज्य समान दूरी रखते हुए सकारात्मक हस्तक्षेप भी कर सकता है मेरे भाई, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल आपके एग्जाम रिलेटिव रखी गई है। प्लीज इनको पढ़िएगा, क्योंकि आप जरूरी नहीं है कि HSSC की ही तैयारी कर रहे हैं। ये ज्ञान आपका जो यहाँ पे मिलेगा ना, ये आपका जो है पर्सनल लाइफ के लिए भी रहने वाला है। कल को आपको नॉलेज होगी ना, तो अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो आपको कानून के बारे में जानकारी होगी मेरे भाई।
ठीक है। हर चीज़ को जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखा करो। आपको ये देखना चाहिए आप जो पढ़ाई कर रहे हैं ना वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप अपने दिमाग को एक्सप्लोर करने के लिए कर रहे हैं। सिचुएशंस कभी भी जो है आपके कंट्रोल में नहीं रह सकती। आजकल तो इतनी दुनिया जहान के पहले तो जो है धर्म का ही मुद्दा होता था, यानी कि हिंदू मुस्लिम यही होता था, लेकिन आजकल तो एक और मुद्दा चल चुका है, भाषा का भी मुद्दा चल चुका है मेरे भाई। आपने ध्यान से देखा होगा तो आजकल महाराष्ट्र में क्या कह रहे हैं लोग, भाई महाराष्ट्रन बोलो वरना अपने अपने स्टेट भाग जाओ। कोई बात है यार, बताओ। हम भारत का जो संविधान बनाया गया था, हम जो भारत का देश है ना वो विभिन्न रंगों का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न लोगों का देश है, ऐसे बना है मेरे भाई भारत। लेकिन कुछ जो, खैर मैं यहाँ पे वर्ड नहीं बोलना चाहता, कुछ जो कैटेगरी के लोग होते हैं ना, आप समझ जाना किस कैटेगरी के लोग हैं, वो जो है भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, भारत को बांटने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अंत में आपको सिर्फ अपना एक कैरेक्टर बनाना है, अपना बिहेवियर बनाना है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5500 पोस्ट है ना हरियाणा पुलिस की, कंपटीशन कितना है, 3 लाख का कंपटीशन है, और ऐसा हर जगह है। चाहे आप रेलवे देख लो, ठीक है, चाहे आप रेलवे देख लो, चाहे आप एसएससी देख लो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वहां पे दुनिया जहान के बच्चे आपको मिलेंगे, कंपटीशन मिलेगा, लेकिन वैकेंसी कितनी मिलेगी, वैकेंसी जो है आपको नाम मात्र मिलेगी। अब कुछ बच्चों का 5500 का तो सिलेक्शन होगा, लेकिन जो बाकी बच गए 3 लाख में से, क्या वो भाई इलिजिबल नहीं है या फिर उनके पास दिमाग नहीं है? बिल्कुल दिमाग है, लेकिन फर्क यहीं पर आ जाता है ना, वो जो 3 लाख बच्चे डिमोटिवेट होते हैं ना, उनको कोई ये समझाने वाला नहीं है भाई जो तूने ज्ञान हासिल किया है ना, जो तूने स्टडी की है, ये कभी खराब नहीं जाएगी। और जो देखो नौकरी लगना या ना लगना एक जो है किस्मत पे भी डिपेंड करता है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ ना कुछ हिस्सा ना जो है किस्मत पर भी ये डिपेंड करता है। तो आपको बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। कभी आपको लगे यार मैंने इतनी जो है दिन रात मेहनत करी थी पिछले 2 साल से, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा सोचने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो स्टडी आपने ज्ञान हासिल किया ना, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आपके ज़िंदगी के किसी ना किसी कोने में, किसी ना किसी हिस्से में ये स्टडी आपकी ज़रूर काम आएगी, और उस दिन आपको अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि यार सच में मैंने जो पढ़ाई की थी ना, वाकई में अगर मैंने नहीं पढ़ा हुआ था ना तो मैं इतनी नॉलेज नहीं ले पाता मेरे भाई। ठीक है, तो पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती, ये हमेशा आपके साथ रहेगी। ये एक सच्चा मित्र है आपका। हर आपका जो मित्र होता है ना, महिला मित्र होती है, कभी ना कभी सभी की छोड़ चली जाती है। ये मत सोचना कि मेरी वाली अलग है। ठीक है, भ्रम में जी रहे हो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मेरे भाई। ठीक है, चलिए हम दोबारा से हमारी स्टडी पे आ जाते हैं। बीच बीच में आपको जो है ये टॉनिक देना जरूरी होता है, बूस्टअप देना जरूरी होता है मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत बोला गया है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मुख्य रूप से किन अधिकारों की गारंटी देता है? तो भारत का जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को किन किन अधिकारों की गारंटी देता है? समानता का अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, श्रम का अधिकार देता है, या फिर शोषण का अधिकार देता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 या 2 हो जाएगा, 3 या 4 हो जाएगा, 1 या 4 हो जाएगा, या फिर 1 या 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत का जो संविधान है ना वो अपने नागरिकों को मुख्य रूप से किसकी गारंटी देता है? समानता का अधिकार है, मतलब सभी जो नागरिक है वो समान है भाई, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सभी नागरिक समान है, चाहे कोई कहीं से निवास करता हो। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सब कुछ आपको बोलने का अधिकार है, सब कुछ आपको घूमने का अधिकार है। ये दोनों जो अधिकार है वो हमारा भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को अवेलेबल कराता है। यहां तक सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, ये डिटेल से पढ़ लेना। मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 के अंतर्गत आता है। एवरीथिंग मैं बार बार बता चुका हूं। श्रम का अधिकार पढ़ लेना, शोषण का अधिकार पढ़ लेना। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 में ऊपर बता चुका हूं, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, और श्रम का अधिकार आप यहां से देख लेना। ये डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी कि राज्य के नीति निदेशकों का हिस्सा है, जो कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई, आई होप क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है? तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में समानता का अधिकार तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो मौलिक की श्रेणी में आता ही आता है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। ये भी आप याद रखना, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 14 से 18 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार है ना, ये शिक्षा का अधिकार, ये वैसे मौलिक अधिकार में पहले नहीं था, इसको जो है 86 में संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान संशोधन 2002 के बाद जो है इसको जोड़ा गया था। ठीक है, ये आप याद रखना, 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 6 से
14 वर्ष के बच्चे, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप सभी जानते हैं 25 से 28 के बीच में ये आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और काम करने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। मौलिक अधिकार की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये जो काम करने का अधिकार है ना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 41 के तहत आता है, ठीक है। और अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, इनको आप पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया। तो समान नागरिक संहिता का मतलब सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है और ये निर्देश देता है, कौन निर्देश देता है, अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता जो है निर्देश देता है कि राज्य मतलब पूरा भारत के पूरे क्षेत्र में जो है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता जो है सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा विवाह हो गया, तलाक हो गया, विरासत हो गया या फिर गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों का भी सभी धर्मों में नागरिकों के लिए समान बनाना है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अनुच्छेद 44 जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहां से पढ़ लेना, अर्थ यहां पे लिख दिया गया है, प्रकृति यहां पे लिख दी गई है, सारी चीज जो है यहां पे लिख दी गई है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्प लिया गया है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्प जो है प्रस्तावना में नहीं लिया गया, न्याय पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू में नहीं लिया गया, मूल अधिकारों में नहीं लिया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो है भारतीय संविधान के भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्प लिया गया है। आप सभी जानते हैं भारत के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में दिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने इनको ग्रहण किया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। भाग 4 के अंतर्गत ये आते हैं, यहां से पढ़ लेना। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है भाग 4 के अंतर्गत 36 से 51 का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका अर्थ क्या मतलब है, इसका मतलब है राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, इनके लिए भी कार्य करेगा मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, संविधान का कौन सा भाग विशेष रूप से राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताता है। अभी ऊपर बता के आया हूं, भाग 4 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। भाग 4 हो जाएगा। भाग 1 किससे संबंधित हो जाएगा भाई, भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेगा तो अनुच्छेद आप बताएंगे, अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बता ही देता हूं, बात आ गई है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। ऐसे ही चीजें याद होंगी, नागरिकता। एक बार बताता हूं, रुको आपको एक चीज और बताता हूं, नागरिकता। जो मैं ये चीज़ें बार बार आपको बता रहा हूँ ना, एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है मेरे भाई, लेकिन किताबों में आपका इंटरेस्ट नहीं बनता। इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी गई है, पहले आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा, दूसरा आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, एक बार में चीज़ें याद नहीं होंगी। ये बात मेरी जो है अपने दिमाग में सेट कर लो। सबसे पहली बात, बार बार बताने का यही मतलब है, जब बार बार मैं भाग 1 बताऊंगा, भाग 2 बताऊंगा, भाग 3 बताऊंगा और भाग 4 बताऊंगा ना, तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगी और याद रह जाएंगी। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि बस ऑल टाइम याद रह जाएंगी, उसके बाद आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार इन चीजों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही बार बार अपनी आंखों और अपने दिमाग के आगे से निकालना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें याद रहती है मेरे भाई, ठीक है। भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता दी गई है। अभी मैंने भी इन चीजों को बार बार पढ़ा है, इसीलिए याद है। संघ और राज्य क्षेत्र भाई आपको पता है, भाग 1। अब यहां से कितनी चीजें याद होगी, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। यहां से 3 क्वेश्चन बन गए, आपसे भाग पूछ सकता है, किससे संबंधित है ये पूछ सकता है, या फिर अनुच्छेद पूछ सकता है कि भाई जो है अनुच्छेद 1 से 4 जो है किससे संबंधित है। एक लाइन से 3 बन रही है नहीं, अब ऐसे ही आपसे यहाँ पे पूछ लेगा। भाग 2 किससे संबंधित है आपसे पूछ लेगा, आप बताएंगे भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित हो जाएगा, या फिर आपसे पूछ लेगा बताइए नागरिकता जो है किस भाग से संबंधित है, आप बचाएंगे 2 से संबंधित है। आपसे अनुच्छेद पूछ लेगा, बताइए अनुच्छेद जो है 5 से 11 किससे संबंधित है, आप बताएंगे नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 आपसे पूछ लेगा किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है,
ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे अनुच्छेद 12 से 35 से ये संबंधित है। कौन से देश से हमने ग्रहण किया है? यूएसए से हमने इनको ग्रहण किया है। भाग 4 ऐसे ही आप बताएंगे डीपीएसपी यानी कि राज्य की नीति निर्देशक से सिद्धांत से संबंधित है। किस देश से हमने ग्रहण किया? आयरलैंड देश से हमने इनको ग्रहण किया है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से लेकर 51 तक। हम अब बताओ कुछ चीज़ है क्या यार? कुछ भी चीज़ तो नहीं है। आपको भी ऐसे याद हो सकते हैं, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। बस आपको अपने दिमाग को रिलैक्स मोड में करना होगा। फालतू की सारी चीज़ें दिमाग से निकालनी पड़ेगी। एक बार आपको शांति से बैठना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज़ें ऐसे ही याद हो पाएंगी मेरे भाई। अदरवाइज कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन आप जो है रेस से पछड़ सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन है उससे दूर हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप अपना पूरा फोकस लगाइएगा तैयारी करते समय मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पढ़ लेना भाई यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? गांधीवादी विचारधारा भी इन सिद्धांतों का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है भाई। गांधीवादी जो विचारधारा थी ना, वो जो है इन्हीं सिद्धांतों का एक हिस्सा है मेरे भाई। गांधी के विचार थे ना, गांधी जैसी जो संकल्पनाएं थी, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये डीपीएसपी लागू किए गए थे भाई, ठीक है ना। ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, बिल्कुल सही बात है। यह सिद्धांत राज्य सरकार को लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यह भी सही बात है, ठीक है ना। ये जो डीपीएसपी है ना, हमारी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कोई बाध्यकारी नहीं है। स्टेट जैसे कि हरियाणा स्टेट हो गया, ऐसा नहीं है कि भाई हरियाणा के ऊपर डीपीएसपी थोप दिए जाएंगे भाई, लागू करके दिखा इसको, ठीक है, ऐसा नहीं है। डीपीएसपी सिर्फ एक जो है रूल रेगुलेशन है। अगर हरियाणा को लगेगा कि हाँ भाई डीपीएसपी यहाँ पर लागू किया जा सकता है तो वो जो है लागू कर सकती है, अदरवाइज कोई जो है बाध्यकारी नहीं है कि लागू करना ही करना है, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा कथन गलत पूछा है ना, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि कोई राज्य इन्हें लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कोर्ट में मामला चलाया जा सकता है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लेना डीपीएसपी के बारे में। नॉन जस्टिकेबल का मतलब यही है कि इनको लागू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे आप मौलिक अधिकार को जो है हनन होने पर मौलिक अधिकार लागू करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। ये पढ़ लेना है यहाँ से डिटेल से, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे आंसर देना ही भूल गया। अच्छा यार आंसर यहाँ से मैंने बताया है ना, वो देख लेना मेरे भाई, ठीक है। आंसर ये दे दे, ऊपर बता दिया मैंने, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर मैं ये चेंज करके पीडीएफ चेंज कर दूंगा मेरे भाई, ठीक है। पीडीएफ चेंज कर दूंगा, यहाँ पे आपको जो है आंसर मैं दोबारा प्रोवाइड करवा दूंगा। जो पीडीएफ में डालता हूँ ना टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे आंसर लिख कर आपको दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो मैं आंसर बता चुका हूँ, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट कोई नहीं, आप मेहनत करवाओगे मेरे से डबल, चलिए कोई बात नहीं, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा वीडियो सेशन खत्म होता है, क्लास नंबर 20, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। बस मेरे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, वीडियो सेशन कैसे लग रहे हैं और जो है यहाँ से आपको कितनी नॉलेज हो रही है और कैसी आपकी तैयारी हो रही है मेरे भाई, ठीक है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।